हेलो बच्चों, नमस्ते। आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमने कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 9 का थोड़ा बहुत हमने रिवीजन कर लिया था, जिसमें हमने परावर्तन के नियम और समतल दर्पण के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। और समतल दर्पण के बारे में हमने कुछ विशेषताएं भी प्राप्त की थी कि समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसे बनता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। फिर हम बात करते हैं अब गोलीय दर्पण। किसकी बात करते हैं बेटा? गोलीय दर्पण। ठीक है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो कि वह गोलीय दर्पण या वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है बेटा? गोलीय होता है। कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? गोलीय दर्पण कहलाता है। फिर बात करते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, जिसमें हम पहले बात करते हैं उत्तल दर्पण। किसकी बात करते हैं? उत्तल दर्पण की बात करते हैं। और दूसरा होता है वो होता है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण होता है। ठीक, तो हम फिर से एक बार देखते हैं क्या कैसा है। गोलीय दर्पण वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है? गोलीय होता है। कैसा होता है? गोलीय होता है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण इसके प्रकार होते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण की। किसकी बात करते हैं? उत्तल दर्पण की बात करते हैं। ठीक, उत्तल दर्पण जिसमें नॉर्मली किस प्रकार का दर्पण होता है? इस प्रकार का दर्पण होता है। अगर उत्तल दर्पण की परिभाषा की बात करें, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है? बाहर वाला होता है या ऊपरी होता है। ऊपरी पृष्ठ होता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है। कि वह दर्पण या वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है? ऊपर वाला होता है। अर्थात ये ऊपर वाला क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ होता है। अर्थात किरण आएगी और इससे टकराकर पुनः लौट जाएगी। ठीक, फिर हम बात करते हैं किसकी? अवतल दर्पण की। किसकी बात करते हैं? अवतल दर्पण की। तो देखिए, अवतल दर्पण की बात करें तो कुछ इस प्रकार का क्या होता है? दर्पण होता है। ठीक, अवतल दर्पण की अगर परिभाषा देखें तो देखो, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा होता है? आंतरिक पृष्ठ होता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। कि वह दर्पण जिसका जो परावर्तक पृष्ठ है कौन सा होता है? अंदर वाला पृष्ठ होता है। कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक, फिर अगर हम अंतर की बात करें तो थोड़ा बहुत बेसिक्स अपन अंतर भी इसमें देख सकते हैं। ठीक, अगर अंतर की बात करें तो चलो देखते हैं अंतर कैसा क्या होता है। तो पहले बात करते हैं हम उत्तल दर्पण, और दूसरा इधर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगर इसमें बात करें परावर्तक पृष्ठ, वो कौन सा होता है? ऊपरी पृष्ठ होता है। कौन सा होता है? ऊपरी पृष्ठ होता है। जबकि अगर इसमें बात करें परावर्तक पृष्ठ तो कौन सा होता है? आंतरिक पृष्ठ होता है। कौन सा होता है? आंतरिक पृष्ठ होता है। दूसरा कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है, उत्तल दर्पण के द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है? हमेशा वस्तु से छोटा होता है और कैसा होता है? सीधा होता है। कैसा? सीधा। और कैसा होता है? आभासी होता है, जिसके बारे में हम
हमारे पिछले वीडियो में बात कर चुके हैं। आभासी और वास्तविक मतलब वह प्रतिबिंब जिसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी कहलाता है, और जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। अगर अवतल दर्पण की बात करूं तो इसमें बात करें प्रतिबिंब तो कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, वस्तु से छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर, और वस्तु से क्या होता है, बड़ा होता है। साथ में इसमें एक कंडीशन होती है जिसमें क्या बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। तो बेसिक साइन में क्या हो गया, ये अंतर हो गया। उत्तल दर्पण क्या कि इसके जो परावर्तक पृष्ठ होता है कैसा होता है, ऊपरी पृष्ठ होता है। कौन सा, ऊपरी पृष्ठ, अर्थात ये इसका क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है। अवतल दर्पण की बात करें तो इसका कौन सा, आंतरिक पृष्ठ, कौन सा आंतरिक पृष्ठ होता है, वो क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ के जैसे मतलब कार्य करता है। अगर उत्तल दर्पण की बात करें प्रतिबिंब निर्माण की तो इसमें हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा ही बनता है, और कैसा बनता है, आभासी बनता है। अवतल की बात करें तो इसमें जो प्रतिबिंब है वो उल्टा, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर भी बनता है, और वस्तु से बड़ा भी बनता है। साथ में इसमें कंडीशन होती है जहां पे क्या होता है, प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी बनता है। ठीक, तो आगे हम पढ़ते हैं अब उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो इसमें हमने बात की थी कि जो परावर्तक पृष्ठ होता है कौन सा होता है, ऊपरी भाग परावर्तक पृष्ठ की जैसे कार्य करता है। साथ में इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वस्तु से छोटा ही बनता है। ठीक, अब बात करते हैं हम उत्तल दर्पण के कार्य या इसके उपयोग की। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ठीक, तो देखिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो पश्च दृश्य दर्पण, पश्च दृश्य दर्पण अर्थात जो भी बाइक मान लो आप, या फिर कार मान लो, या कोई भी व्हीकल मान लो, साधन मान लो, उसमें पीछे देखने के लिए जो हमारी गाड़ी में सामने जो मिरर लगा हुआ रहता है, कांच लगा हुआ रहता है, वो कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। अच्छा, पश्च दृश्य दर्पण में किसका उपयोग किया जाता है बेटा, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, उपयोग हो गया कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहां पे किया जाता है। ठीक, तो कहां पे किया जाता है, पश्च दृश्य दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अब हम आगे देखेंगे अवतल दर्पण, किसकी बात करते हैं, अवतल दर्पण की बात करते हैं, ये कहां पे उपयोग किया जाता है। तो देखिए उपयोग। ठीक, तो बेसिक सा जो दंत चिकित्सक होते हैं, जो दंत चिकित्सक होते हैं वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। साथ में दूसरा इसका उपयोग देखिए तो जो सौर भट्टी होती है उसके अंदर भी इसका उपयोग किया जाता है, और जो गाड़ी या कार बोल रहे हैं तो गाड़ी के अग्रदीप अर्थात हेडलाइट्स, किसका उपयोग किया जाता है बेटा, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो बेसिक सा एग्जाम अगर क्वेश्चन पूछ सकता है तो यहाँ से पूछ सकता है कि अवतल तथा उत्तल दर्पण के उपयोग बताइए। तो उत्तल दर्पण का हमने पढ़ा था कहाँ पे, जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती है, उनमें जो पश्च दृश्य अर्थात पीछे का जो दृश्य देखने के लिए क्या जो दर्पण उपयोग में ले जाता है वो उत्तल दर्पण होता है। क्यों, क्योंकि उसमें देखा जाए तो बेसिक सा जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनता है। साथ में अपन बात करते हैं अवतल दर्पण उपयोग। तो पहला, दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। गाड़ी में जो अग्रदीप है, हेडलाइट्स है, इनमें अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता
है। तो ये हमने दर्पण के बारे में स्टडी कर ली। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रतिबिंब निर्माण कैसे किया जाता है। तो उससे पहले हम उसके नियम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब निर्माण के क्या क्या नियम है। तो हेडिंग है हमारी प्रतिबिंब निर्माण के नियम। ठीक, तो देखिए कैसा क्या है वो देखो। पहला कि अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, थोड़ी बहुत डेफिनेशन अपनी रह गई तो चलो अपन थोड़ी बहुत डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। मुख्य परिभाषाएं, जिसमें पहले बात करते हैं अपन मुख्य अक्ष। ठीक, तो वो क्या है वो देखो। ये हमने अवतल दर्पण ले लिया। कौन सा दर्पण ले लिया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जो काल्पनिक रेखा गुजरती है, या दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जो काल्पनिक रेखा गुजरती है वो क्या कहलाती है बेटा? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष, जिसकी लंबाई क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? इसकी लंबाई अनंत मानी जाती है। ठीक, आगे अपन बात करते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा लिखते हैं, क्या है वो देखो। कि दर्पण के मध्य बिंदु अर्थात पी से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। ये दर्पण हो गया। ठीक है, ये इसका क्या परावर्तक सतह आपने लगा दी, तो ये इसकी क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। आगे हम बात करते हैं दर्पण का ध्रुव। जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। किससे? पी से। तो देखो कि परावर्तक सतह जो होती है, यहां से लेके जो यहां तक इसकी जो क्या है? परावर्तक सतह है। तो परावर्तक सतह है दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कैसा है? तो देखो ठीक है कि दर्पण की जो परावर्तक सतह है, ये दर्पण की क्या है? परावर्तक सतह है। तो इसका जो मध्य बिंदु है वही क्या कहलाता है? दर्पण का ध्रुव कहलाता है, जिसको किससे डिनोट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो दो परिभाषा होगी क्या? कि दर्पण के मध्य बिंदु अर्थात दर्पण के ध्रुव की बात कर ले अपन, कि इस ध्रुव से गुजरने वाली जो काल्पनिक रेखा है वही क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। और दर्पण का ध्रुव क्या होता है? कि यहां से लेके यहां तक क्या हो गया? परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो यहां से लेके यहां तक का जो मध्य बिंदु होता है दर्पण का ध्रुव, उससे जो काल्पनिक रेखा गुजरती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मुख्य अक्ष कहते हैं। अगले अपन परिभाषा देखते हैं वो क्या है। तो देखिए ठीक, पहली परिभाषा होगी अपनी क्या? मुख्य अक्ष। दूसरी हो गई अपना दर्पण का ध्रुव। ठीक, अब अपन बात करते हैं किसकी? फोकस, या इसको अपन बोल सकते हैं मुख्य फोकस, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एफ से।
ठीक है, तो देखो कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तथा परावर्तक पृष्ठ से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर, क्या फिर से देखो कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के क्या होती है, समांतर होती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से प्रतिच्छेद करती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के या मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है, वह उसका क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। तो डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसके, मुख्य अक्ष के समांतर हो, तो वह दर्पण से टकराकर, या अपन यहां पे लिख सकते हैं परावर्तित होकर, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, मुख्य फोकस कहलाता है। कि जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, दर्पण से टकराकर अर्थात परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, मुख्य फोकस कहलाता है। फिर अपन अगली परिभाषा देखते हैं, फोकस दूरी। क्या, फोकस दूरी जिसको स्मॉल एफ से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि दर्पण के ध्रुव अर्थात पी, क्या, दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच की दूरी, मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, तो देखिए फोकस दूरी क्या है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस की जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य फोकस कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, मुख्य फोकस कहलाती है। ठीक, आगे की परिभाषा हम कल देखते हैं। ओके बच्चों, बाय, मिलते हैं कल। ओके।